Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 2nd of December 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, we will start from the last session and I was interacted with you on 19th of November and I will have the questions based on that session. सो आज जो सेशन के क्वेश्चंस होंगे हमारे पास वो 19th ऑफ नवंबर को जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था आज मैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस मींस उस टॉपिक को रिवाइज कराऊंगा जैसे कि हम यूजुअली करते हैं कि लास्ट जो सेशन होता है उसके बेसिस पर हम एमसीक्यूज बनाते हैं और उसके थ्रू उसको हम रिवाइज करते हैं। साथ में आपको ये भी आइडिया लगता है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनाता है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि पीवाईक्यू कैसे थे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं अभी कि क्यूएस की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आती है उस रैंकिंग के बेसिस पर हम देख रहे हैं। जब हमने लास्ट डे सेशन में इस रैंकिंग को डिस्कस किया था तो अब हम देखेंगे क्या वहां से बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइज द क्यूएस वर्ल्ड कंपाइल्स द यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कंपाइल करती है? ऑप्शन में टाइम्स हायर एजुकेशन या क्वार्टरली साइमंड्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जो है कंपाइल करती है और इसका क्यू और इसका एस इन दोनों से मिलकर के बना क्यूएस। सो ये जो क्यूएस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाता है वेरी इजीली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हिच की मैट्रिक्स इज नॉट कंसीडर्ड इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। सो देखो, एकेडमिक रेपुटेशन को कंसीडर किया जाता है, आपका कैंपस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको कंसीडर नहीं किया जाता, फैकल्टी स्टूडेंट का जो रेशो है उसको भी कंसीडर किया जाता है। फैकल्टी स्टूडेंट रेशो आप समझते होंगे कि सपोज करो 100 स्टूडेंट्स पर कितने फैकल्टी हैं। इस तरह से एम्प्लॉयर रेपुटेशन के जब इस कैंपस से, इस यूनिवर्सिटी से, उस इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट पास आउट होते हैं और फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं तो क्या उनका रेपुटेशन होता है, या हम बात करें कि वो जो एम्प्लॉयर है वो उस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग में कैसा परसेप्शन रखता है, उसी को हम बोलते हैं एम्प्लॉयर रेपुटेशन। What is the rank of IIT Delhi in the QS World University Ranking Asia? तो इसकी जो एशिया की जो रिपोर्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली जो अपना है उसकी क्या रैंक है? सो इसकी रैंक है गाइस 44th और ये अच्छी बात है कि काफी अच्छी रैंक इसकी है ऑल ओवर एशिया की अगर हम बात करें। हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज फ्रॉम इंडिया आर इन द टॉप 100? सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितनी यूनिवर्सिटी इंडिया की ऐसी हैं जो टॉप 100 में काउंट हुई है एशिया वाली लिस्ट में। सो इसमें हमारी टोटल 7 यूनिवर्सिटीज हैं। सो इंडिया हैज 7 यूनिवर्सिटीज इन दिस लिस्ट जो कि एशिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से 7 इंडिया से हैं और ये अच्छी ही बात है। हालांकि अभी हम काफी पीछे हैं और भी हमें इम्प्रूव करना होगा। Which Indian university achieved 99.5% एम्प्लॉयर रेपुटेशन स्कोर? सो एम्प्लॉयर रेपुटेशन स्कोर में किस यूनिवर्सिटी, किस इंस्टीट्यूट ने मींस जो है 99.5% एम्प्लॉयर रेपुटेशन में स्कोर किया है और वो है आपकी आईआईटी बॉम्बे। बहुत ज्यादा इसकी रेपुटेशन है एम्प्लॉयर के परसेप्शन से, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें। विच यूनिवर्सिटी क्लाइम्ड फ्रॉम 94th टू 81st? तो अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड को देखें तो एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो 94th से 81st रैंक पर आ गई। इट मींस करीब उसने 7 प्लेसेस को जंप किया है अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए। सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस यूनिवर्सिटी इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो यहाँ ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है जिसने अपनी रैंक को अच्छा खासा इम्प्रूव किया है। एक जो है अच्छी खासी रैंक का इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट है आपका, बाय व्हाट परसेंटेज हैज इंडिया इंक्रीज्ड
It's a representation in the rankings from 2015 to 2025. So अगर हम ये 10 ईयर का निकालें, एवरेज निकालें, तो हमने कितने परसेंट का इंक्रीमेंट कर लिया कि हमारे पास हमारी जो यूनिवर्सिटीज थी पहले कितनी सारी होती थी और अब हमारे पास में कितनी यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में काउंट हो चुकी हैं। सो हमने लास्ट 10 ईयर्स में ये अचीव किया है कि 318% रिप्रेजेंटेशन हमने इंक्रीज कर दिया और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि लास्ट 10 इयर्स में हमने 318% की ग्रोथ की है इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपना रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करने में। तो ये एक बड़ी बात है। अब हम आते हैं और देखो गाइज, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। अभी कल क्लैट का एग्जाम हुआ है, उसमें जीके वाला आप पोर्शन देखिए और जो बच्चे हमारे यहाँ क्लास अटेंड करते हैं, जो हमारे यहाँ जिन्होंने बैचेस ज्वाइन कर रखे थे, वो बता देंगे कि हमारे जो नोट्स हमने कंपाइल करके बच्चों को दिए थे, जितने भी पैसेज कल क्लैट के एग्जाम में आए जो 1 दिसंबर को हुआ है, उसमें 100% पैसेजेस मेरे बनाए हुए नोट से आए हैं। सो जीके करंट अफेयर की आप चिंता भूल जाइए, उसके लिए मैं इतना अच्छा खासा कंपाइलेशन करता हूँ डिफरेंट सोर्सेज से कि आपको जीके की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा सॉल्व होती हुई दिखेगी। आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स में जो आपको देता हूँ, लिस्ट देता हूँ, उसके असाइनमेंट्स हम देते हैं, वो सब कुछ आपके किसी भी लैक को, किसी भी कमी को फुलफिल कर देता है। सो जो डेली डीएनए हमारा होता है, कंपाइलेशन मिलता है आपको मंथली, जो करंट अफेयर का कंपेंडियम मिलता है, 200 एमसीक्यूज आपको मिलते हैं। अगर आप उसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, उसको रिलीजियसली आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि जीके के जो क्वेश्चंस आएंगे बड़ी इजीली आप उनको सॉल्व कर ले जाएंगे। सो इनको जो है जितना भी आप कवर करते हैं उसको बहुत अच्छे से रिवाइज भी करना है। अब हम आते हैं आज के लिए न्यूज पर। क्या आज का करंट अफेयर है? एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम, एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम, ये केवल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए भी है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अब 12th पास करके ग्रेजुएशन को ज्वाइन करेंगे, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ऐसे है कि यहां पर है एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम। इट मींस जो डिग्री आप जनरली 3 इयर्स में कंप्लीट करते हैं, अब आप चाहें तो उसको 3 ईयर से पहले कम कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इट मींस आपका प्रोग्राम जो होगा ग्रेजुएशन का, वो मान्य तो होगा, ऑल ओवर इंडिया उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन आप उसके लिए अप्लाई करके उस कोर्स को पहले ही फिनिश कर सकते हैं। और साथ ही ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग अपने कोर्स को थोड़ा और लंबा खींचना चाहते हैं, उनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मींस अगर आप 3 ईयर के प्रोग्राम को 4 ईयर में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको ये भी ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कुछ एग्जाम्स को कर लेते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। और ये चेंजेस किसी और ने नहीं बल्कि ये किए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, जिसका अपना जो मोटो है वो है ज्ञान विज्ञान में मुक्त है। अब देखते हैं क्या इसमें चेंज हुआ है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रिसेंटली इस चीज को अप्रूव कर दिया कि आप उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। हवाई बात नहीं की है, प्रॉपर रूल्स उसके लिए बनाए हैं कि जितने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम भी चला सकते हैं और एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम भी रन करा सकते हैं। ये है क्या, इनको थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स इनके हम देख लेते हैं। जब एट द एंड ऑफ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर बट नॉट बियॉन्ड, मींस फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के टाइम पर स्टूडेंट से फॉर्म फिल करवा लिए जाएंगे कि भाई आप ऐसे कौन से हैं जो इस एडीपी में अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं या एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम में आप अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं। होगा क्या इसमें, जो स्टूडेंट्स होंगे एडीपी में जो फॉलो करेंगे इसको सेम करिकुलम, ऐसा नहीं है कि उनका कोई करिकुलम सिलेबस चेंज हो जाएगा। हाँ, मस्ट अर्न द सेम नंबर ऑफ क्रेडिट्स, मींस आपने सपोज करो 6 सेमेस्टर आपके हैं 3 इयर्स में
और एवरी सेमेस्टर में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो 6 सेमेस्टर में आपके टोटल हो गए 30 सब्जेक्ट्स हो गए, 30 क्रेडिट बोल लीजिए आप इसको, जिनको आप 6 सेमेस्टर में कंप्लीट करते हैं। आपको क्रेडिट तो सारे के सारे पूरे करने होंगे, सब्जेक्ट तो सारे ही स्टडी करने होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो पेपर्स हैं, जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप बढ़ा करके, मींस आप अगर मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, तो आपको अलाउ किया जाएगा कि आप भाई 5 से ज्यादा सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे लो, 6 का, 7 का, जो भी वहां पे रूल्स होंगे उस यूनिवर्सिटी के। तो इट मींस जो 30 सब्जेक्ट आपको 3 इयर्स में कंप्लीट करने थे, अब चाहें तो आप उनको 2 इयर्स में ही कंप्लीट कर सकते हैं, बस पेपर आपको ज्यादा देने होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, जिसको हम बोल रहे थे एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम, कि मींस आप जो 3 ईयर की डिग्री है उससे पहले ही उसको कंप्लीट कर सकते हैं और जल्दी ही आप किसी मास्टर प्रोग्राम में अपने आप को एडमिशन ले सकते हो, या आप कोई जॉब का एग्जाम देना चाहते हो, यूपीएससी वगैरह, वो भी दे सकते हो, या आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कहीं जॉब करना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी कर सकते हो। मींस अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हैं और जल्दी कंप्लीट कर सकते हो सिलेबस को, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपने प्रोग्राम को जल्दी कंप्लीट कर लें। सो एडीपी विल फॉलो द सेम करिकुलम होगा, और ये होगा चाहे आपका 3 ईयर का प्रोग्राम हो या 4 ईयर की बीटेक वगैरह हो, सब में ये अप्लाई होगा। वो चाहे तो उसको कंप्लीट पहले कर सकते हैं, या अपने कोर्स को जो 3 ईयर का है उसको 4 ईयर में कर लो, 4 ईयर वाला है उसको 5 ईयर में कर लो, तो ये हो गया। तो एडीपी एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम मींस आप 3 ईयर से पहले कोर्स कर सकते हैं, और ईडीपी एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम, इसमें क्या होगा, इसमें आप अपने 3 ईयर वाले प्रोग्राम को 4 ईयर में कर सकते हैं, या उससे ज्यादा में करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। ये स्कीम मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि अब स्टूडेंट्स, जो ब्राइट स्टूडेंट हैं, वो चाहते हैं कि हम जल्दी से अपनी डिग्री फिनिश करें और जल्दी कहीं जाकर के जॉब करें या कुछ बिजनेस करें, जिससे कि घर वालों को कुछ अर्न करके भी दे सकें, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको बेयर कर सकें। प्लस जो एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम है ईडीपी, वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो चाहते हैं कि हम बीटेक को कंप्लीट तो कर लें, लेकिन हमारी स्पीड स्लो है पढ़ने की और हम धीरे धीरे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, तो ठीक है, आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा, आप उसमें कंप्लीट कर लें। ये सारी डिग्री आपकी, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी, रेलवे वगैरह, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, सब जगह पर वैलिड होगी, उसको सब जगह पर जो है परमिट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। सो ये कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन का फिलहाल एक बेसिक रूल ये है कि जो स्टूडेंट्स होंगे, सपोज करो किसी एक प्रोग्राम में 100 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, तो इसका केवल 10% स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा कि वो एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करा लें। मींस 100 में से 10 स्टूडेंट्स को ये परमिशन होगी कि आप अपनी 3 ईयर की डिग्री को उससे पहले कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म फिल होगा, उसमें से एक कमेटी होगी, वो कमेटी उन सारे स्टूडेंट्स का इसकी जो है स्क्रूटनी करेगी कि ये भाई इनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए या नहीं दी जाए, तो वो कमेटी फिर डिसाइड करेगी। हाँ, लेकिन जो ईडीपी है, जो एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम है, उसमें ऐसी 10% वाली कोई लिमिट नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स चाहे अपने 3 ईयर के प्रोग्राम को वो 4 ईयर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कैप नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें 10% स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा कि वो अपने 3 ईयर के प्रोग्राम को उससे पहले कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये एक बड़ी जो है न्यूज़ है सबके लिए, और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा 2025-26 के सेशन से। सो नेक्स्ट ईयर का जो सेशन होगा उसी से ये स्कीम जो है अप्लाई हो जाएगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट होगा। बाकी ये सारी चीजें जितनी भी हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो आई है, उसी के बेसिस पर बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स अभी इंडिया में चल रहे हैं। अब देखो, ये स्कीम बनाई किसने? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। तो थोड़ा सा आप सबको जान लेना है कि ये यूजीसी है क्या। तो 28 दिसंबर 1953 में यूजीसी को जो है बनाया गया,
और उसके बाद ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। इट मींस इसके लिए अलग से एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ला करके 1956 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, इसको लीगल जो है फ्रेमवर्क दिया गया। इसका मैंडेट क्या है, मिस काम क्या करती है यूजीसी? इसका काम है प्रोमोटिंग कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जो 12th के बाद की एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, उसको लेकर के ये काम करती है। डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन, रिसर्च, ये सारी चीजें यही मैनेज करती है जो भी यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है। नेक्स्ट, डिसवर्सिंग ग्रांट्स, बहुत सारा ग्रांट्स देती है कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज वगैरह को, जिससे कि वो अपनी वहां पर एजुकेशन को कंप्लीट करा सकें। सर्विंग एज अ वाइटल लिंक बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक का भी काम करती है। मींस भाई यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट में भी काम करती हैं और यूनियन में भी काम करती हैं, तो उनको एक लिंक प्रोवाइड करती है। Advising the central and state governments on the measures necessary to improve university education। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने की जब भी बात आती है तो एडवाइज करना, उसको सजेस्ट करना किसका काम है? यूजीसी का काम है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों को ही ये सजेशंस प्रोवाइड कराती है और उसके बेसिस पर इंडिया में जो हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, वो इम्प्रूव होती रहती है। ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स आपसे पहले भी ला करके दिए हैं। तो ये तो हो गई यूजीसी का ये एक बड़ा बहुत अच्छा स्टेप है इंडिया में, एजुकेशनल रिफॉर्म्स में एक रिवॉल्यूशन की तरफ ले जाएगा ये। नेक्स्ट है हमारे पास में ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2024-25 ऑफ ILO। जब भी आप कोई रिपोर्ट की स्टडी करें, कोई रिपोर्ट आए, कोई इंडेक्स आए, है ना, उसमें ये सबसे पहले देखो कि इसको रिलीज किसने किया है। तो इसको रिलीज किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, ये उसका फ्रंट पेज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि कंटेक्स्ट है क्या। कंटेक्स्ट है कि आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट रिलीज करती है जिसका नाम है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2024-25 के लिए इसने रिपोर्ट जो है पब्लिश की है। इसकी फाइंडिंग्स हैं वो हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट है क्या। ग्लोबल वेज रिपोर्ट एक एनुअल पब्लिकेशन है। इट मींस एवरी ईयर ये पब्लिश होती है। 2008 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। क्या चेक करती है ये? डिटेल्ड लुक एट वेज ट्रेंड्स, कि जो लेबर को जो वेजेस मिलते हैं उसमें क्या ट्रेंड डेवलप हो रहा है, उसको अराउंड द वर्ल्ड एंड इन डिफरेंट रीजन्स, हाईलाइटिंग चेंजेस इन वेजेस इनइक्वालिटी एंड रियल वेज ग्रोथ। कि भाई जो लोगों को वेजेस मिलते हैं उसमें क्या चेंज आए, क्या उसमें कोई ट्रेंड डेवलप हो रहा है, उसमें वेजेस में कोई इनइक्वालिटी है तो वो कितनी है, क्या उसमें ट्रेंड है, इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है वेजेस की या डिक्रीज हो रही है। उन सब पर ये अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है एवरी ईयर। अब देखते हैं कि भाई इस रिपोर्ट में इनको क्या मिला ऐसा जो हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। डिक्रीज इन वेज इनइक्वालिटी, ये बहुत अच्छी बात है कि जो वेजेस में इनइक्वालिटी है वो डिक्रीज हुई है। कैसे? सपोज करो वुमेन को मिल रहे हैं किसी काम के लिए 200 रुपए और मैन को मिल रहे हैं वहीं पर 300 रुपए, तो इनमें 100 रुपीज का गैप है, ठीक है। या और ये तो हमने मेल फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, एक गैप तो है। तो ऐसी जो इनइक्वालिटी है वो कम हुई है। कितनी कम हुई है? 11.1% इसमें जो है डाउन हुआ है पर एनम। एवरी ईयर का अगर हम एवरेज निकालें लास्ट जो है 2000 से लेकर के, तो लास्ट 2000 में कहूं कि 2000 से लेकर के 2024 तक का अगर हम देखें तो करीब लास्ट 25 ईयर्स में इतना पर ईयर डिक्रीज आया है उस इनइक्वालिटी में, वेजेस की इनइक्वालिटी में। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और पॉजिटिव हुई है और वो है इंक्रीज इन ग्लोबल वेजेस। हाँ, ये अच्छी चीज हुई है कि जो लेबर है उनके वेजेस में इंक्रीमेंट भी हुआ है, और वो कितना हुआ है? फास्टर देन इन्फ्लेशन इन रिसेंट टाइम्स। तो जितना इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है उससे ज्यादा लेबर के वेजेस इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल में रियल वेजेस की अगर बात करें, रियल वेजेस वो होते हैं जिसमें इन्फ्लेशन को हटा दिया जाता है। ग्रो बाय 1.8% की उसमें ग्रोथ हुई है।
while the projections have reached 2.7% growth इसमें ये ग्रोथ हमारे पास में रही और द हाईएस्ट इंक्रीज इन ओवर 15 ईयर्स में अगर हम देखें तो अच्छा खासा इसमें हमको पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है। नेक्स्ट है रीजनल डिस्पैरिटी इन ग्रोथ। लेकिन एक चीज हमें देखने को मिलती है कि अगर हम अफ्रीका की बात करें, नॉर्दर्न अमेरिका की बात करें, पार्ट्स ऑफ कुछ यूरोप की बात करें, तो वहां पर स्टेगनेंट और नेगेटिव रियल वेज ग्रोथ आई है। मींस यहाँ पर जो वेजेस हैं रियल लेवल पर अगर हम देखें उसको इन्फ्लेशन के साथ में एडजस्ट करके देखें तो अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका जिसमें आपका यूएसए है, कनाडा है, वहां पर आपको स्टेगनेंट या नेगेटिव रियल वेज ग्रोथ देखने को मिलती है। मींस वहां पर जो वेजेस हैं या तो बढ़े ही नहीं है, इंक्रीज नहीं हुए हैं, प्लस कुछ जगह ऐसा भी देखने को मिला कि वेजेस कम हो गए हैं इन्फ्लेशन को अगर हम उसमें एडजस्ट करें तो। ठीक है, सो ये भी ऐसा हुआ है परसिस्टेंट इनइक्वालिटी। लेकिन एक बात इसमें हमें देखने को मिलती है जो कि नेगेटिव है, वो ये है कि जितने भी लो इनकम कंट्रीज हैं सफर फ्रॉम सिग्निफिकेंटली हायर वेजेस इनइक्वालिटी। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर जो वेजेस की इनइक्वालिटी है उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर वेजेस में इनइक्वालिटी अभी भी बहुत ज्यादा है, चाहे वो मेल फीमेल की हो, ठीक है, या हम बात करें कि सेम काम करने को हम कहें कि एक लेबर को रुपए मिल रहे हैं मान लो 100, लेकिन वही मैनेजर को मिल रहे हैं उससे 10 मीन्स 1000 टाइम्स ज्यादा। तो ऐसी इनइक्वालिटीज जो हमें देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। इट मीन्स ये जो इनइक्वालिटी है, सबसे कम पैसा मिल रहा है, कम किसी को मिल रहा है तो वो है लेबर को, हायर मैनेजमेंट को खूब पैसा मिल रहा है। डीकपलिंग बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड वेजेस। अब देखो ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको अगर आप समझेंगे तो, कि इन्होंने 1999 से लेकर के 2024 तक का डेटा देखा। ये कहते हैं कि डिस्पाइट 29% राइज इन प्रोडक्टिविटी, जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हो गई 29%, लेकिन वेजेस हैव ओनली राइजन 15%। जबकि वेजेस कितने इंक्रीज हुए 15%। कैसे कि 29% उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई और उनके वेजेस कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं 15%। इट मींस कोई ए नाम का एम्प्लॉय, ठीक है, अगर पहले 100 रुपए की मींस 100 यूनिट प्रोडक्शन करता था तो अब वो 129 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। सपोज करो वो बनाता है पेन, अच्छा उसका वेज तो उसने प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा दी, तो किसका बेनिफिट है इसमें, कंपनी का बेनिफिट है कि भाई वेज उतना ही है लेकिन उसका प्रोडक्शन तो 29% इंक्रीज हो गया। सेम एम्प्लॉय उसी सैलरी में ज्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा है, उसकी सैलरी कितनी बड़ी है 100 में प्लस कर दो 15 तो मींस 115। तो सैलरी तो उसकी बढ़ी केवल 15 रुपीज, लेकिन उसका प्रोडक्शन बढ़ गया 29। तो इट मींस जो इसका गैप है 29 माइनस 15 अगर आप करोगे तो ये जो गैप है 14%, ये जो बेनिफिट है ये किसको मिला, ये तो कंपनी के ऑनर को मिला। तो ऐसी ही चीजों को तो कार्ल मार्क्स हमेशा बताता आया है कि इस सारे के सारे बेनिफिट को हमेशा कैपिटलिस्ट क्लास है वो उसको ग्रैब कर देती है। मींस लेबर को कुछ नहीं मिलता, सारा बेनिफिट जाता है तो वो जाता है कैपिटल क्लास को या उस कंपनी के उस बिजनेस के ऑनर को। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि सपोज करो किसी कंपनी में कोई काम है जिसको 5 लोग कर सकते हैं, तो कंपनी क्या करती है उसके लिए 3 लोग हायर करेगी, 3 लोग हायर करेगी और थोड़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा सैलरी उनको दे देगी। तो लोगों को लगेगा अरे यार मेरे को तो बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है, लेकिन उसने क्या किया 2 लोगों की सैलरी को बचा लिया और इनको थोड़ा थोड़ा काम बांट दिया। उन दो लोग थे, ये जो 2 लोग थे 2 लोगों का काम एक्स्ट्रा इनके ऊपर डाल दिया, अब इनसे करवाया जाएगा, सैलरी 2 की सीधी सीधी बच गई, मींस 10% काम इनको दे दिया गया। सो इस तरह से जो बेनिफिट होता है वो कंपनी का होता है। अब हम आ जाते हैं इंडियन सिनेरियो पर कि भाई इंडिया में क्या सिचुएशन है। ये तो हमने एक वर्ल्ड का आउटलुक ले लिया। द शेयर्स ऑफ लो पेड वेज वर्कर्स
and low paid non-wage workers in India declined. तो जो लो पेड, जिनको कम मजदूरी मिलती है, हाँ, उनकी संख्या, उनका परसेंटेज कम हुआ है, ये एक अच्छी बात है. द शेयर ऑफ लो पेड वेज वर्कर्स, दोज अर्निंग लेस देन 50% of the median hourly wage country stands at 9.5% in India. तो ऐसे लेबरर्स जिनको बराबर के हिसाब से अगर देखें तो 50% कम सैलरी उनको मिलती है, कम वेज मिलते हैं. तो ये आज भी इंडिया में 9.5% ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनको जितना मिलना चाहिए उसका 50% ही इनको वेज मिलता है बराबर के बेसिस पर, अगर इसको हम कैलकुलेट करें. दूसरा कैलकुलेट कर लेते हैं. ऑन दी अदर हैंड इट इज 9.4%. इंडिया में तो 9.5% लेबर ऐसा है जिनको 50% ही वेज मिलता है. जहां जो मिलना चाहिए, अगर सपोज करो 100 रुपीज, तो इनको मिलता है 50 रुपीज. लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा अच्छी सिचुएशन है. नेपाल में ये 10.5% लोग ऐसे हैं, बांग्लादेश में 11.2% है, भूटान में 13.7% है और 25.9% जो है श्रीलंका में ऐसे हैं. तो हम अपने जो नेबर कंट्रीज हैं उनसे कंपेयर करें तो देखने को मिलता है कि हाँ, हमारी सिचुएशन थोड़ा बहुत तो ठीक है ना. अब आ जाते हैं एनालिसिस कि भाई इतने सारे हमने एफर्ट्स लगाए एम्प्लॉयमेंट के लिए, वेजेस के लिए, उस लेबर क्लास के लिए, लेकिन फिर भी हमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को तो नहीं मिला. बेनिफिट तो इसका मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेस फैमिलीज हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उनके पास में ज्यादा बेनिफिट पहुंच रहा है. जो एम्प्लॉइज हैं, जो लेबरर्स हैं, उनको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं. तो हमने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी देखी थी कि इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है. मींस जो बड़े बड़े अंबानी, अडानी और उस लेवल के जो लोग हैं उनकी इनकम तो इंक्रीज हुई है, लेकिन जो लोअर क्लास में जो लोग हैं उनकी इनकम कम हुई है. क्या एनालिसिस है कि पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो सिग्निफिकेंट जो वेजेस में भी डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस तो है, आज भी बहुत सारा डिफरेंस बचा हुआ है. ऐसे जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो बहुत सारे अभी हमें करने होंगे, चाहे हम कितना भी एफर्ट्स लगा लें, लेकिन अभी जो पॉलिसीज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर हो नहीं रहा है. क्या सजेशन है कि भाई मिनिमम वेजेस एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, कि आज दिल्ली में रह करके अगर किसी पर्सन को सारे दिन उससे काम लिया जाए और उसको 300 रुपीज दे दिया जाए, क्या होगा उसका 300 रुपए में. आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में, और उनको मंथली सैलरी मिल रही है उन वेजेस में 8,000, 9,000, इतनी सी सैलरी उनको मिल रही है. वो क्या ही उसमें करेंगे. तो इस पर गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाने होंगे, तब जाकर के ये कुछ चेंजेस आएंगे. स्ट्रॉन्ग वर्कर प्रोटेक्शंस, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना होगा, और जो जेंडर बेस में गैप है उसको भी हमें चेंज करना होगा कि सेम वर्क के लिए वेमेन को हम कम पेमेंट करेंगे और मेल को ज्यादा करेंगे. तो इस गैप को भी खत्म करना होगा. आज भी दुनिया में ये चलता है इंडिया में कि विमेन उसी काम के लिए उसको कम पैसे मिलते हैं और मैन को उसी सेम वर्क के लिए ज्यादा पेमेंट मिलता है. अब ये सारी रिपोर्ट किसकी थी? लेबर ऑर्गेनाइजेशन की. तो इस लेबर ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा जान लेते हैं. इसको 1919 में स्टैब्लिश किया गया था और ये यूनाइटेड नेशंस की ही एक एजेंसी है. और ये फर्स्ट एजेंसी बनी थी जब इसको बनाया गया था. मींस यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, लेकिन फर्स्ट ये है जिसको 1946 में जो है स्पेशल एजेंसी बना दिया गया था. 187 इसके मेंबर्स हैं. इसका काम क्या है? वर्ल्ड लेवल पर लेबरर्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, जिससे कि चाहे वो मेन हो या वेमेन हो, सबके लिए जो वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट किया जा सके. ये इसका मेन काम है. ये एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, जो तीनों लोगों को एक साथ ला करके बिठा देती है. कौन कौन है ये तीनों लोग? गवर्नमेंट, नंबर 2 एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स. तीनों को एक साथ ला करके बिठाती है ये. फिर सारे डिस्कशन, डेलिब्रेशंस होते हैं. नेक्स्ट इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता रहा है डिफरेंट एग्जाम्स में, दैट इज जेनेवा. अब देखो, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, UNFCCC हो गया, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो गया, यूनेस्को हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया,
ऐसी जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत सारी रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, पब्लिश करते हैं। एटलीस्ट उनकी कुछ रिपोर्ट्स का नाम आपको पता हो कि कौन सी रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। सो इसकी कुछ रिपोर्ट हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं। तो कौन कौन सी है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, नेक्स्ट है ग्लोबल वेज रिपोर्ट जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जो ऊपर हम अभी डिस्कस करके आए हैं। एक रिपोर्ट और है इसकी, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ठीक है, ये भी इसी की रिपोर्ट है। और एक कुछ और है, दो रिपोर्ट, इनको और देख लेते हैं और फिर हम फिनिश करेंगे। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक फॉर यूथ, इसके लिए भी एक अलग से रिपोर्ट निकालती है। फिर है आपकी वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, बहुत फेमस रिपोर्ट है, कई बार इसकी रैंकिंग वगैरह पूछ ली जाती है डिफरेंट एग्जाम्स में। सो गाइस, दिस वाज फॉर टुडे एंड आई होप दैट यू आर एंजॉयिंग दीज सेशंस। और आपको मैं ये सजेस्ट भी करूंगा कि आप डीएनए को डेली अटेंड करें और उसमें से अपने कुछ नोट्स वगैरह भी बनाते चले जाएं। और पीवाईक्यू जितने भी, जिस एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके पीवाईक्यू को आप देखिए और फिर देखिए कि हम जो यहाँ पर करा रहे हैं आपको सेम वैसा ही कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।